Very good afternoon everyone. So welcome to today's lecture. It's lecture number 12 बच्चा. तो हमने ना कल वैल्यू एडेड मेथड किया. वैल्यू एडेड मेथड का मैंने आपको एक फॉर्मूलाज बताए थे कि कैसे करने हैं. हमने पूरा उसके समराइज फॉर्म में एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया था. ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 5 करने के लिए. दैट वर 9th 11th 12th 19th एंड 20th. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9th. ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं. 9th क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इन्होंने ना नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ. देखो यही मैं आपको कल बोल रही थी कि नेशनल इनकम बोला हुआ है, इट मींस एनएनपीएफसी निकालना होगा. बताएंगे नहीं, बड़े चालाक है, बताएंगे नहीं. एनएनपीएफसी निकालना होगा. कौन से मेथड से निकालना है? वैल्यू एडिड से. अब एक बार तो चक्कर आ जाते हैं. क्या मैम वैल्यू एडिड मेथड से आपने बोला था जीडीपीएमपी निकलेगी, एनएनपीएफसी तो निकलती नहीं. फिर क्या हो गया? हमें सारे एग्रीगेट्स को चेंज करना आता है. हमारा जो पहला मोटिव रहेगा दैट विल बी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपीएमपी ओनली. आप उसके बाद बच्चे उसको एनएनपीएफसी की तरफ, कन्वर्जन की तरफ लेके जाओगे. ठीक है मैम, ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी बताने वाला नहीं था. अगर आपको कल वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा, अगर आप वो वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे तो ये वाला क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा. द स्टार्टिंग पॉइंट इज अगेन सेल्स. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैसे करना था इस क्वेश्चन को. सेल्स लेनी थी. ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना था और ओपनिंग स्टॉक माइनस करना था. अगर गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी दिया होता तो वो भी हम ऐड करते. ये हमारी क्या निकल जाएगी? ये हमारी जीवीओएमपी निकल जाएगी. क्या करके? 700 प्लस 400 एंड माइनस 500. ठीक है, 700 प्लस 400 माइनस 500. क्लोजिंग स्टॉक क्यों ऐड किया? क्योंकि वो इस साल की प्रोडक्शन है. ओपनिंग स्टॉक पिछले साल की है तो वो हमने नहीं लेना था. ठीक हो गया यहाँ तक? ओके है मैम. अब अगर हम आगे चलें तो इसके बाद हमारा जो प्रोसेस था वो था कि हमें वैल्यू एडिशन निकालनी है. तो जीवीओएमपी में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि 350 है वो आपको माइनस करनी थी. बस यहां तक करके जीडीपीएमपी निकल जानी थी. ठीक है, जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है आपको. तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलना है. पहले जी को एन में करिएगा, पहली प्लेस को पहली प्लेस के साथ. कभी भी जो मन किया वो नहीं करना. पहले पहली प्लेस और पहली प्लेस को मैच करना है. क्या मैच करती है? नहीं कर रही भाई. हम ग्रॉस पे नेट पे जाना है तो पहले माइनस डेप्रिसिएशन होएगी. फिर हम डी पे हैं, एन पे आना है. हम डोमेस्टिक पे हैं, नेशनल पे आना है. एनएफआईए ऐड होनी है. हम एमपी पे हैं, एफसी पे आना है. एनआईटी माइनस होनी है. ये 3 एडजस्टमेंट्स करके आपका ये क्वेश्चन हो जाना था. इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत? इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत? आई होप सो कि इसमें नहीं आई होगी दिक्कत. ओके, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया. हाँ, अब ना ये बहुत ध्यान रखना कि प्रेजेंट कैसे करना है. वहां पे जो नंबर मिलने हैं ना वो प्रेजेंटेशन के मिलने हैं. ये बच्चे पता है क्या करते हैं? अब ओवर कॉन्फिडेंस आया होता है वैल्यू एडिड मेथड में तो वो शुरू करेंगे जीवीओएमपी और डायरेक्ट ना फिगर्स लिखनी शुरू कर देंगे. 700 400 500 एंड उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस एनएफआईए का ट्रीटमेंट. ये करना शुरू कर देंगे और एक ही लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर देंगे. कभी भी ये मत करना. और मैं एक और चीज बोलूंगी, जैसे इन्होंने प्रेजेंटेशन की है ना ये भी मत करना. ठीक है, इसकी ना ये कोशिश करना, अगर कहीं की हुई है तो मैं आपको दिखा दूं. ये वाली प्रेजेंटेशन जो है ना टेबल में, जैसे इधर लिखा कि हाँ यार हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सेल्स, सामने वैल्यू लिखी, प्लस क्लोजिंग स्टॉक सामने वैल्यू लिखी, माइनस ओपनिंग स्टॉक सामने वैल्यू लिखी, निकाला जीवीओएमपी, उसको बड़ा बड़ा कर दिया कि हाँ भाई हमने कुछ निकाल के दिया है तुझे. प्लीज इसको, इसकी प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा. टेब्युलर प्रेजेंटेशन इज अ बेस्ट वन. इसको कई बच्चे ऐसे करके ना, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, लाइन में लिखते हैं और उसके नीचे वैल्यूज लिखते हैं. गलत है बच्चा, गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो ना अच्छी प्रेजेंटेशंस में से काउंट नहीं होता है.
जहां पे हम पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे कोई भी गलती ना हुई और अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही हुई, टीचर को कोई दिक्कत ना हुई, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमें दिक्कत क्या है, आपने तो करना ही है ना क्वेश्चन को, तो टेबल फॉर्म में करना प्लीज। मैं ये टेस्ट जब आपके लूंगी तो चेक करूंगी कि आपने टेबुलर फॉर्म में किया है या नहीं। आपका आंसर सही भी हुआ और आपने टेबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट ना किया तो मैं 1 नंबर काट लूंगी। मैं ये पहले ही बोल रही हूँ, बाद में बस बोलना कि मैम हमारा आंसर सही था। ओके, मैं आंसर की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं प्रेजेंटेशन भी साथ में देखूंगी। ओके मैम, समझ में आ गया मैम, बस करो। चलो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें भी कुछ भी बताने वाला नहीं था। यहाँ पे ना एक चीज देखना जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि वैल्यू ना प्राइमरी सेक्टर की दी है, सेकेंडरी की दी है, टर्शरी की दी है। मैम ये कहां से आ गया? देखो हमें क्या चाहिए होता है, हमें वैल्यू एडिशन चाहिए होती है बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें सबकी वैल्यू एडिशन चाहिए होती है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। क्या? या तो आप इसको ना सेक्टर वाइज कर लो। क्या? पहले आप ये वाले का ट्रीटमेंट कर दो 2000 माइनस 200, तो ये वैल्यू एडिशन निकल जाएगी प्राइमरी सेक्टर की। फिर 2800 माइनस 800 वैल्यू एडिशन निकल जाएगी सेकेंडरी की। फिर 1600 माइनस 600 वैल्यू एडिशन निकल जाएगी टर्शरी की। फिर तीनों वैल्यू एडिशंस को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को ऐड कर दो। एक तो ये तरीका है, ठीक है, क्लियर है? आप कहां पे पहुंच जाओगे? तीनों की टोटल वैल्यू एडिशन पे। एक मेथड क्या है, 2000 में प्लस कर दो 2800 प्लस कर दो 1600। ये क्या है? ये सबकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 200, माइनस कर दो 800, माइनस कर दो 600। ये क्या है? ये सबकी इंटरमीडिएट है। जैसे मर्जी कर लो, आंसर सही निकलना है जैसे आपको सही लगता है। हम पहुंचेंगे जीडीपी एमपी पे, निकालना एनएनपीएफसी है, अगेन द सेम कन्वर्जन। क्लियर? क्लियर है? यस और नो? चलिए तो यहां पे देखिए, इन्होंने जो मेथड फॉलो किया वो इन्होंने डायरेक्टली एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया। तो लेकिन मैं बोलूंगी वैल्यू ऑफ आउटपुट को अलग ऐड करो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अलग ऐड करो, दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, ओके हो गया। चलो जी, अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन था अगेन, लेकिन यहां पे एक जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, दैट इज 12th क्वेश्चन में जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, दैट इज ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है? हमें यहां पे पहले चलो शुरू से शुरू करते हैं। निकालना क्या था? निकालना है NVAFC। पहले तो ऊपर यही देख लो, लिख दो कि क्या निकालना है। NVAFC या बोल दो NDPFC, दोनों में से कुछ भी बोल लो। वैल्यू एडिशन की जगह डीपी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली नेशनल इनकम तो हमें निकालनी नहीं है, डोमेस्टिक का ही दूसरा एग्रीगेट निकालना है। दूसरा एग्रीगेट का मतलब वैल्यू एडिड मेथड से निकलेगा क्या? जीडीपीएमपी। उसको कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी में। तो कन्वर्जन के तरीके सेम है, लेकिन हमें यहां पे नेशनल इनकम पे नहीं पहुंचना, डोमेस्टिक के ही दूसरे एग्रीगेट पे पहुंचना है। आपने रिप्लाई नहीं किया मेरे को कि परचेज ऑफ मटेरियल्स क्या है। परचेज ऑफ मटेरियल्स क्या है? अगर आप देखो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है। जब हम फॉर्मूला शुरू करेंगे तो हम कैसे शुरू करेंगे? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब हमने माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मेरा बेसिक पर्पस है इस क्वेश्चन को करवाने का कि आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कितना माइनस करोगे? 200 माइनस करोगे, 85 माइनस करोगे, या 285 माइनस करोगे? दोनों को ऐड करके माइनस करोगे। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, फटाफट से बता दो क्या माइनस करेंगे? मैम
ओनली इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल जो 85 की है वो ऑलरेडी एडेड है 200 में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब दी है तो इसमें डोमेस्टिक परचेज भी है, इसमें इंपोर्ट भी है, तभी ये वैल्यू ज्यादा है, तभी ये वैल्यू 200 है। 85 को अलग से ट्रीट नहीं करना है, जो बेसिक गलती इस क्वेश्चन में होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ये मैं आपको करवा रही हूं। परचेज ऑफ मटेरियल, कई बच्चे क्या करेंगे 200 प्लस 85 कर देंगे, नहीं, नीचे इन्होंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंपोर्ट वाली है, कौन सी है, ये एक्सक्लूड करते हैं। टोटल है तो तुम बस भाई ये वाली वैल्यू उठाओ, 85 को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ स्टार मार्क कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते रहेंगे उसके साथ स्टार मार्क करते रहा करो, कि बाद में ना इसको देखना है कि इसको ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। ओके है यहां तक? ओके, चलिए फिर आ जाते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, दैट वाज 19th क्वेश्चन। हालांकि 19th क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, अगेन दैट वाज सेम एज योर 11th क्वेश्चन है ना, बाकी का सेम है। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करानी है, दैट इज एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाली एडजस्टमेंट करानी है। कई बच्चे ना माइनस का साइन देख के घबरा जाते हैं, मैम क्या करेंगे। देखो ऊपर पूछा क्या हुआ है, जीएनपी एट एमपी पूछा है, इसका मतलब पता है क्या है, तुम्हारा एग्रीगेट निकलेगा जीडीपी एमपी, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है जीएनपी एमपी में। सो द ओनली एडजस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड इज दिस वन। बाकी का तो सारा सेम है, बाकी का तो सारा सेम है, उन्होंने पूछा ही तुमसे ये है जीएनपीएमपी। इट मींस जो ट्रीटमेंट होना है वो सिर्फ एनएफआईए का होना है, ठीक है मैम। जीडीपी तो मैम बड़ी आसानी से निकल जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं और, है ना। और ये ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है। वैसे भी वर्ड लिख दिया ट्रांसफर, पता ही चल गया कहीं नहीं बात आनी, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जीडीपीएमपी निकल गया, ठीक है मैम। जीडीपीएमपी को जीएनपीएमपी में लेके जाना है, डोमेस्टिक पे हो नेशनल पे लेके जाना है, इट मींस यू हैव टू ऐड एनएफआईए, ठीक है मैम। लेकिन यहां पे ना माइनस का तुमने नहीं देखना, तुम ये माइनस की वजह से तुम अपना ये प्लस वाला जो बेसिक है इसको खराब नहीं करोगे मैम। फिर करें क्या, तुमने सिंपल क्या करना है, बाहर तो प्लस ही लिखो, ब्रैकेट में जो एनएफआईए की वैल्यू है वो लिख दो। अगर तुम ना ये माइनस के साइन के साथ कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पे इसको ट्रीट करने की कोशिश करोगे तो हर बार इसका ट्रीटमेंट तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, एनएफआई जैसे मर्जी उनको देते रहने दो। हमें क्या करना है, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है और हमें पता है उसके लिए हमें प्लस एनएफआईए करना है, ठीक है। तो मैं तो प्लस पे ही स्ट्रिक्ट रहूंगी। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे प्लस के साथ ही आपको स्टिक रहना है, आपको इस प्लस के साइन को नहीं गड़बड़ाना। हाँ यार ये प्लस का साइन अब माइनस में बदल जाएगा, नहीं, वो बाद में देखेंगे ना। आपने तो एनएफआईए की वैल्यू देखनी है, बस वो अंदर ब्रैकेट के लिख देनी है। जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ऑटोमेटिकली -20 का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस और नो। ये वाला बेसिक समझ में आया, ये माइनस का बेसिक समझ में आया क्या है, इसको बहुत ध्यान देना क्योंकि ये मेजर गलती होती है। यहाँ पे हमने जहां जहां हमें लगता है कि गलतियां होती हैं हम उन सारे पॉइंट्स को हटा देंगे, ओके है। चलिए अब आ जाता है जी हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच वॉज 20th क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब ये क्वेश्चन में दिक्कत आई हो सकती है, ये क्वेश्चन में दिक्कत आई हो सकती है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बस, है ना। अब जब ना बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आए, जब भी, है ना, जैसे सेल्स निकालनी है, कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है, कोई ऐसे कोई भी आ जाए, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, नीचे सोल्यूशन मत देखना। सबसे बड़ी गलती बच्चे तब करते हैं जब पहले नीचे सोल्यूशन देखेंगे फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यार तुम्हारा दिमाग तो लगा ही नहीं इसमें,
पहले अपने दिमाग से उसको चलाने की कोशिश करना कि हाँ भाई ये कैसे, ये हो कैसे सकता है, फिर उसको नीचे आंसर को मैच कर लो। अगर आंसर मैच कर गया तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको आपको जैसे नीचे दिया हुआ है वैसे नहीं करवा रही हूँ, पहले हम देख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। हमें सब्सिडी गिवन है, हमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, हमें इंटरमीडिएट गिवन है कंजम्पशन, हमें ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है। ये क्या होती है? कल मैंने बताया था एक जगह पे कि तुम्हें ना न्यूमेरिकल्स में ये वाला वर्ड यूज होने वाला है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तभी हमने इसके ऊपर तब थोड़ा स्ट्रेस भी दिया था। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज द सेकंड नेम गिवन टू डेप्रिसिएशन। ठीक है मैम। मैम प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ पे। यस दिस इज डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट अभी हमारे किसी काम का नहीं है। जो एक्स्ट्रा वाली इंफॉर्मेशन है ना उसको सबसे पहले काटना है कि भाई इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, ये चाहिए ही नहीं हम लोगों को। क्यों? हमारे पास जो डाटा है वो वैल्यू एडिशन का है। ठीक है मैम, हमारे पास जो डाटा है वो वैल्यू एडिशन का डाटा है, और वैल्यू एडिशन में प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ा ही नहीं तो काट दो फटाफट से। अब एक बड़ी पते की बात है, जब भी ना कोई तुमसे बीच वाली फिगर पूछेंगे, जैसे तुमसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछ ली, तुमसे कोई NFIA पूछ लिया, तुमसे सेल्स पूछ लिया, तुमसे ओपनिंग पूछ लिया, तुमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछ लिया, तो एक एग्रीगेट हमेशा दिया होगा, एक एग्रीगेट हमेशा गिवन होगा कोई ना कोई। अब यहाँ पे जो हमें एग्रीगेट गिवन है ना दैट इज NVAFC है ना, दैट इज NVAFC जो कि 2000 गिवन है। हमें जो डाटा गिवन है वो वैल्यू एडेड मेथड का है। वैल्यू एडेड मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता है? GDPMP निकलता है। और हमारी GDPMP का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई सेल्स। ठीक है, और सेल्स तब निकलेगी अगर हमें GDPMP पता हो। सीधी सी बात है, क्योंकि क्लोजिंग भी गिवन है, ओपनिंग भी गिवन है, IC भी गिवन है, सिर्फ GDPMP नहीं है। फॉर्मूला लिख दो ना, सेल्स निकालना है। तुम दिमाग लगाओ कि सेल्स कौन से फॉर्मूले में आता है? GDPMP के फॉर्मूले में आता है। तो तुमने GDPMP का जो फॉर्मूला लिखा तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आई कि भाई GDPMP तो गिवन ही नहीं है। फिर क्या हो गया? तुम्हारे पास NVAFC गिवन है, इसको सबसे पहले GDPMP में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, जो आपको चाहिए। कर लेते हैं मैम। देखो ये 2000 गिवन है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है GDPMP में। सबसे पहले नेट को ग्रॉस में बदलना है। नेट को, नेट पे तो ये 2000 है, इसको ग्रॉस पे लेके आना है, तो यू विल ऐड डेप्रिसिएशन। अभी देख लेंगे फिगर्स क्या है, पहले देख लें हमें करना क्या है। V और DP तो सेम होते हैं, हम हैं FC पे, हमें आना है MP पे। वी विल ऐड NIT। ठीक है, देख लेते हैं जरा वैल्यूज क्या है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है भाई 700, और NIT का इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज चाहिए हम लोगों को। हाँ, अब यहाँ पे एक और पते की बात देखो जरा, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन ही नहीं है, सिर्फ सब्सिडीज हैं 200 की। मैम अब क्या करें? कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे उसी हिसाब से लिख देंगे। NIT का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज माइनस सब्सिडी। मैं तो यही करके चलूंगी। इनडायरेक्ट टैक्स इज 0 है, सब्सिडी 200 है, तो मेरी नेट फिगर निकल के आई -200। बात खत्म। ठीक है मैम, अब क्या करें? 2000 में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो और NIT को भी ऐड कर दो। देखो मैंने बाहर का फॉर्मूला, बाहर का जो साइन है वो नहीं हटाया, वो मैंने प्लस ही रखा है, क्योंकि मेरे को NFIA को, NIT को ऐड ही करना है। मैंने ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, तो ये करके आई थिंक सो आ जाएगा 2500, यही आएगा। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं है। अब GDPMP का हमारा फॉर्मूला जो होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा GDPMP का, जो हमने ऊपर लिखा है?
यहीं पे लिख देते हैं, GDP-MP 2500 निकल गई, सेल्स निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देख लो जरा कितना गिवन है, 600, 100, 3000, 600 है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, ओके, 100 है ओपनिंग स्टॉक और 3000 है आपके पास, 3000 है आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और अगर यहां से सेल्स की वैल्यू निकालोगे तो आई थिंक सो आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? मैंने सिंपल बोला कि डोंट गो टू द सॉल्यूशन की वहां पे क्या दिया, हम अपनी भाषा में करते हैं। आपको एनवीएफसी गिवन है ना, आपको चाहिए क्या, सेल्स कौन से फॉर्मूले में है आपके, जीडीपी-एमपी, तो हमारा पहला काम जीडीपी-एमपी में कन्वर्जन का होएगा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बस यही यहाँ पे पकड़ना था। ठीक है, इन्होंने कुछ और तरीके से किया हुआ है लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं करवाया, आप अपने तरीके से इसको कर सकते हो। आई होप बच्चे अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ओके, तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे और मैंने 5 के 5 डिस्कस कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू इनकम मेथड, ताकि आज भी कुछ आपको होमवर्क दे सकें। अभी भी कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अभी आप कमेंट कर सकते हैं, इतने में मैं इनकम मेथड पे पहुंच रही हूं। इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लिखी हुई है, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताया हुआ। ठीक है, ओके, चलिए हम करने लगे 16th पॉइंट, दैट इज फैक्टर इनकम मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, जैसे मर्जी इसको लेके चल लो। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने पहले ही गंद मचाया हुआ है। अच्छा, एक ही जने का रिप्लाई आया है यार, सभी कर दिया करो प्लीज। ओके, थैंक यू सोनम। चलिए जी, अब हम आते हैं हमारे इनकम मेथड पे, विच इज योर सेकंड फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो या सेकंड मेथड। ठीक है, पहले हम थोड़ा मेथड स्टडी कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या एग्रीगेट निकलता है, ठीक है, या इसमें से आपको निकालना क्या होगा। ओके मैम, अभी आया ना सबका रिप्लाई, मजा आता है यार जब तुम ऐसे करके भेजते हो, है ना। इनकम मेथड में बेसिकली 5 कैटेगरीज आपको बनानी है। ओके, फर्स्ट कैटेगरी विल बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको शॉर्ट फॉर्म करके कई बार आपको सीओई भी लिखा मिलेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब एम्प्लॉइज को उनके काम के बदले में कुछ पैसा दिया, ठीक है, ये वो वेजेस वाला पार्ट है। लेकिन ये आपको कई बार सीओई निकालनी पड़ेगी। कैसे मैम? कई बार आपको इसको बिखेर के बाइफरकेट करके दिया होगा, तो आपको कई बार वेजेस इन कैश, वेजेस इन कैश दिया होगा, वेजेस इन काइंड दिया होगा। अभी समझाती हूँ ये क्या है। मैंने बोला सीओई कई बार डायरेक्ट नहीं दी होगी, तोड़ के दी होगी, तो उसमें पहला पार्ट जो दिया होगा दैट विल बी वेजेस इन कैश। वो तो समझ में आता है कि पैसे मिले, हमें वेजेस मिली कैश में। मैम वेजेस इन काइंड क्यों आया? देखो सीधी सी बात समझो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे को सैलरी मिलनी थी, ठीक है, मैं उस सैलरी को किसी दुकान पे लेके जाती और सपोज करो ये वाली टी शर्ट लेके आती, ठीक है। क्या किया, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, अब यहाँ पे मेरे को सैलरी मिलनी थी, सैलरी मिली, मेरे पास आई सैलरी, मैं ये सैलरी लेके गई किसी मार्केट में और मैं टी शर्ट खरीद के लेके आई। ठीक हो गई बात? ओके, अब जो मेरे एम्प्लॉई हैं, सॉरी जो मेरे एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने ये वाला स्टेप मिस कर दिया, उन्होंने ये वाला स्टेप मिस कर दिया। मेरे को जाना था मार्केट में मेरे लिए कुछ लेके आने के लिए, उन्होंने मुझे डायरेक्टली लाके दे दिया। जैसे आप अपने घर पे भी एग्जांपल ले सकते हो, मेड्स लगी होती हैं सबके घर पे, तो हमने उनको ना पैसे देने होते हैं, है ना,
पैसे ना देके उनको कोई सामान दे दिया जो उन्हें चाहिए, दैट इज वेजेस इन काइंड। अब अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब क्या है, उसने मेरे लिए सर्विसेज नहीं रेंडर की। मैंने उसको जो वेजेस दी वो कैश में नहीं दी, कैश के बदले में कुछ और दी। क्यों किया? तो मैंने उसका ही काम है। क्या किया मैंने? मैं उसको पैसे देती, वो मार्केट में जाती और अपने लिए सामान खरीद के लेके आती। मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्टली वो सामान खरीद के उसको दे दिया, तो इनडायरेक्टली तो मैंने उसको उसकी सर्विसेज के लिए ही कुछ दिया है ना। फ्री का होता तो वो यहाँ पे ना आता, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। मैं बोल रही हूँ किसी बंदे ने मेरे लिए काम किया, मैंने उसको पैसे ना देके कुछ काइंड में दे दिया, तो दैट विल ऑल्सो बी एडेड इन दिस। ठीक है मैम। अब आ रहा है जी सबसे खतरनाक वाला पॉइंट, जिसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड, सिक्योरिटी फंड, सोशल सिक्योरिटी फंड या पीएफ का फंड, कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो वर्ड पे स्ट्रेस किया वो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। देखो एक अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, पीएफ का अकाउंट, पीपीएफ का अकाउंट ले लो, पीएफ का अकाउंट ले लो, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ले लो। अब अगर मैं उसमें बात करूं, मेरे लिए अकाउंट खुला, एक तो ये है कि मेरे को सैलरी मिली और मैंने उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। एक है कि एम्प्लॉयर ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए एक्सेप्ट द सैलरी, ठीक है, सैलरी को छोड़ दो, उसके अलावा उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किए। मेरे को कौन सा पार्ट ऐड करना चाहिए? जो यार मैंने ट्रांसफर किए हैं अपने अकाउंट में, वो तो मैंने इसी पार्ट में से किए होंगे जो मेरे को वेजेस इन कैश मिली होंगी। मेरे को 10,000 रुपया मिला, ठीक है, चलो हम यहाँ पे बना के देखते हैं। ये अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अकाउंट में 1,000 रुपया डाला, यहां से एम्प्लॉयर ने डाला 1,000 रुपया, तो मेरे को कौन सा 1,000 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करना है? मुझे जो 1,000 रुपया ऐड करना है वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला 1,000 रुपया है ये तो मैंने अपनी वेजेस में से ही ट्रांसफर किया, डबल डबल थोड़ी ऐड करूंगी, वेजेस भी ऐड कर ली और फिर अकाउंट में डाला वो भी ऐड कर लिया। नो, बहुत ध्यान देना, एम्प्लॉई की भी कंट्रीब्यूशन आपको बड़ी बार दी होगी क्वेश्चन में, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। नो, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करनी, बिकॉज वो तो अपनी सैलरी में से ही पेमेंट कर रहा है। आपको एम्प्लॉयर वाली कंट्रीब्यूशन को ऐड करना है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे सीधी सी बात है, आपको वो चीजें ऐड करनी है, वेजेस इन कैश, काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है। अगर सपोज करो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं कहीं ट्रेवल करके गई, कहीं पे भी जीके के बिहाफ पे गई, और मैंने वापस आके बोला कि यार मैं ना गई थी तो मेरे को ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स कर दीजिए प्लीज। मैंने ये बात बोली इनको, इन्होंने मेरे को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स कर दिए। अब बताओ ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरे को रीइंबर्स हुए हैं, विल इट बी एडेड इन सीओई और नॉट? ये बड़ी बार उसमें आती हैं चीजें, ठीक है। कोई मेरे को यूनिफॉर्म दे दी, फ्री मील दे दी ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम। अब ये बताओ ये वाली चीजों के अमाउंट सीओई में ऐड होगी या नहीं होगी? नो मैम, नो। कई बच्चे बोलेंगे मैम नहीं, पैसे तो आपके पास आए, फिर क्या हो गया, मैंने पहले खर्च भी तो किए थे। समझो बात को, मैं जब ट्रैवल करके गई थी तो अपनी जेब से 1,000 रुपया निकाला, ठीक है, वापिस आके 1,000 रुपया ले लिया, वो तो मेरा ही पैसा जो मेरे पास वापिस आ रहा है। और जो मैं ट्रेवल करके गई थी जीके के बिहाफ पे, दैट वाज नॉट फॉर माय बेनिफिट। मैं गई होंगी तो जीके के लिए गई होंगी, है ना। अगर यहाँ पे कोई भी चीज पास ऑन हो रही है, यस यस बच्चे, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है, आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, ठीक है, ये एक रूल है, आप इनकम टैक्स वाले में ना पढ़ लोगे ये वाला पार्ट जो पीएफ वाला होता है, ठीक है, डालते हैं वहां पे, एम्प्लॉय की भी होती है और एम्प्लॉयर की भी होती है, लेकिन ये वाली ऑब्लिगेशन सबकी नहीं होती है। वो आपको रूल देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपको पीएफ अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपको पीएफ अकाउंट खोलना पड़ेगा तो आपको उसमें पैसे डालने पड़ेंगे,
ठीक है, इनकम टैक्स का पार्ट है, इनकम टैक्स में पढ़ोगे, मैं इकोनॉमिक्स में नहीं घुसाऊंगी उसको। चलिए, हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें सिर्फ वो वाला पैसा लेना है जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। सो एनी रीइंबर्समेंट डन टू एम्प्लॉय विल नॉट बी काउंटेड इन सीओई। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, आपको क्वेश्चन में बड़ी बार सीओई दिया होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया होगा, नीचे वेजेस इन कैश, काइंड, सब दिया होगा। अरे आपने उसको नहीं देखना, फटाफट से उसको काट दो, डबल डबल थोड़ी ऐड करेंगे। सीओई अगर दिया है तो उसमें ये सब ऑलरेडी एडिड है। आप सीओई प्लस वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड नहीं करेंगे। अगर सीओई गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा उसको नहीं देखेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? फर्स्ट कंपोनेंट इज क्लियर? ओके, चलिए द सेकेंड कॉम्पोनेंट विच इज फॉर लैंड, हम 4 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज रेंट मिलती है या रॉयल्टी मिलती है। नाउ बेसिकली बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों में। रेंट जो होता है दैट इज फॉर नॉर्मली फॉर टेंजिबल एसेट्स ओनली, व्हेन वी यूज द वर्ड रेंट ना, दैट इज फॉर टेंजिबल एसेट्स ओनली। रॉयल्टी वर्ड जो है ना, रॉयल्टी जैसे मैं बोलूं कि मैंने किसी के नाम को किराए पे ले लिया कि मैं तेरा नाम यूज कर सकती हूँ, ठीक है, तो रॉयल्टी जो होती है दैट इज बोथ फॉर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। जैसे पेटेंट हो गया, कोई कॉपीराइट हो गया, नाउ यू कैन नॉट सी कि पेटेंट दिखाओ, है ना, कहां पे, वो इनटेंजिबल चीज है, वो पेपर क्लेम है जो है ना। रेंट इज फॉर टेंजिबल आइटम्स, रॉयल्टी इज बोथ फॉर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम्स। ठीक है, तो बेसिक पर्पस यहाँ पे कि रेंट और रॉयल्टी ऐड होएगी। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है देखने वाला वो है ये वाला, इम्प्यूटेड रेंट। ये क्या दिक्कत है मैम? इम्प्यूटेड का वैसे मतलब होता है एस्टिमेटेड रेंट। देखो, मैंने बोला मैं अपने घर पे रह रही हूं, मतलब मेरा घर ओन्ड है, ओन्ड मेरा घर है, आई एम नॉट पेइंग एनी रेंट फॉर इट। तो क्या जब मेरे को सैलरी मिलती है, मेरे को सैलरी मिली, आई एम नॉट पेइंग एनी रेंट फॉर इट बिकॉज मेरा घर या कोई बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की बात करते हैं, घर की बात छोड़ो, ठीक है, मेरी बिल्डिंग जो है वो ओन्ड है, मेरे को रेंट पे नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को रेंट की वैल्यू ऐड नहीं करनी, मेरे को जो अमाउंट मिली है उसमें रेंट एडिड नहीं है, गलत। एक सिंपल सी एग्जांपल घर की लेके बताती हूं जो मैं हमेशा लेती हूं। क्या, अब 2 पर्सन्स हैं ए एंड बी, दोनों अपने अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है भाई, है ना। अब अपने अपने घर पे रह रहे हैं तो ये बोलेंगे कि यार हमें तो रेंट पे ही नहीं करना, लेकिन वो ये भूल रहे हैं चाहे उन्होंने रेंट पे नहीं करना बट दे आर यूजिंग द लैंड जो कि इकोनॉमी की है, इकोनॉमी की, पूरे देश की जमीन है, वो आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की जमीन है, तभी तो आप रजिस्ट्री करवाते हो। अगर आपकी होती तो आपको रजिस्ट्री थोड़ी करवानी पड़ती। आप गवर्नमेंट का कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है मैम, लेकिन वो तो अपने घर में रह रहा है, उसको क्या जरूरत है? अभी करके देखते हैं। अभी मैंने क्या बोला, ए को बोला तू बी के घर पे चला जा, बी को बोला तू ए के घर पे चला जा, ठीक है। ए को रेंट मिला 10,000, बी को भी रेंट मिला 10,000, हालांकि इसका नेट इफेक्ट 0 है, इसका नेट इफेक्ट 0 है, मैंने जितना दिया मेरे को उतना मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं एक्सचेंज कर लूं तो आपको अब ये विजिबल हो जाएगी कि हाँ ये 10,000 की एंट्री होएगी। ये 10,000 की एंट्री अभी इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज द हाउस वॉज ओन्ड। तुम ये 10,000 क्यों पे करोगे? बात समझ के देखो, तुम ये 10,000 क्यों पे करोगे? बिकॉज यू आर यूजिंग द रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे अब ना हम बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे मैं एक बात समझाती हूँ। एंड वाले पार्ट में हम मिक्स्ड इनकम वाला पार्ट करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वाला पार्ट करते हैं। अब अगर सपोज करो मैं प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है, उस पॉइंट के साथ इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। नाउ आई एम प्रोप्राइटर, ये शॉप है, आई एम प्रोप्राइटर, कोई आगे मैंने लैंड पे रेंट नहीं देना, कोई लेबर को वेजेस नहीं देनी, मेरा ही पैसा है और मैं ही एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने जो पैसा कमाया वो 1,000 रुपया कमाया, वैल्यू एडिशन जो कमाई 1,000 रुपया कमाई। अब ये 1,000 रुपया क्यों कमाया? मेरे को एक बात बताओ, ये 1,000 रुपया किस फैक्टर के लिए है?
किसके लिए? क्योंकि तुमने लैंड यूज की थी, क्योंकि तुम एज अ वेजेस के अंडर काम कर रहे हो, तुमने किसी और को हायर नहीं किया, तुम ही एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तुमने अपना ही पैसा लगाया है, तुमने खुद ही एंटरप्रेन्योर वाली सर्विसेज दी है। तो चाहे दिखे ना आपको अमाउंट, बट यू आर यूजिंग। तो अभी क्या होगा इसमें, चाहे किसी को देना नहीं है, देना किसी को नहीं है मिक्स्ड इनकम वाले में, मैं इसके लेकिन 4 हिस्से कर दूंगी ऐसे। क्या मैं सोचूंगी हाँ यार मैंने 1000 रुपया कमाया है तो ना ये 250 होएगा रेंट वाला, पे नहीं करना, पे नहीं करना। 1000 रुपया आया, 250 निकाला, अपनी ही जेब में डाल दिया। मैम फिर इसको करने का क्या फायदा? मैं सिर्फ ये देख रही हूं कि लैंड के ऊपर उसका रेंट कितना आया होगा। दिस इज एस्टिमेटेड, एक्चुअल में बाइफरकेट नहीं हुआ। यू आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट फ्रॉम 1000, लेकिन तुम अपनी ही जमीन को यूज कर रहे हो, तो तुम उसका शेयर साइड पे निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हो। तुम अपने आप को ही 250 रुपए एज अ वेजेस पे करोगे, तुम अपने आप को ही इंटरेस्ट पे करोगे, एंड तुम अपने आप को ही प्रॉफिट का पार्ट भी निकाल दोगे। इसका मतलब जब तुमने 1000 रुपया कमाया तो उसके तुमने 4 हिस्से किए विच आर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि तुमने किसी को भी बाहर नहीं देना, तुमने ये वाली जो एस्टिमेशन की है वो सिर्फ इसलिए की है, ये देखने के लिए की है कि मेरे इस फैक्टर ने कितने कमाए। अगर मैं रेंट पे लेता तो, हालांकि मेरी जमीन है, अगर मैं रेंट पे लेता तो कितने कमाए होते। तो ये जो तुम अलग अलग हिस्से कर रहे हो ना, दिस इज एस्टिमेटेड, इसी को हम इम्प्यूटेड बोलते हैं। इम्प्यूटेड का सिंपल मतलब है चाहे तुम अपनी ही जमीन यूज कर रहे हो, बट यू आर यूजिंग दैट, ठीक है, यू आर यूजिंग सम रिसोर्स। जब भी तुम पैसा कमाओगे, हालांकि तुमने किसी को पे नहीं करना होएगा, बट तुम उसका हिस्सा भी निकालोगे, साइड पे निकालोगे। तो इम्प्यूटेड रेंट भी ऑलवेज ऐड होता है। मुझे जल्दी से बता दो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। देन थर्ड इज इंटरेस्ट, ये कैपिटल वाला पार्ट है। अगेन इसमें भी एक छोटा सा पार्ट है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट वाला ही पार्ट है, कि अगर तुमने किसी से भी कैपिटल बोरो नहीं की, ठीक है, तुमने बिजनेस किया, तुमने किसी से भी कैपिटल बोरो नहीं की, लेकिन तुम टोटल पैसे जब कमाओगे तो उसमें से एक साइड पे हिस्सा निकालोगे, हाँ भाई ये इंटरेस्ट क्या है, लेकिन पैसा मेरा ही था तो मैं ही अपनी जेब में डाल लूंगा। अगेन क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज, यू आर यूजिंग योर ओन रिसोर्सेज। इम्प्लिसिट कॉस्ट वाला कंसेप्ट याद है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट वाला, ये वो है, ये वो है, ठीक है, ओके। फिर एक और है यहां पे पॉइंट, इंटरेस्ट पेड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये क्या है? यस, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब पे नहीं करना, सिर्फ मैंने एस्टिमेट किया कि मैंने पैसे कमाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो सिंपल सी बात लेके चलो, मैंने 1000 रुपया कमाया, मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, है ना। क्या हिस्सा किया? लैंड का अलग निकाला, लेबर का अलग, कैपिटल का अलग, एंटरप्रेन्योर का अलग, 4 हिस्से कर दिए। अब जब मैं पहले हिस्से पे आई, मैंने कहा यार रेंट किसी को पे करना है, नहीं यार लैंड तो मेरी थी, फिर ये रेंट मेरा ही है, ऐसे करके, ठीक है। फिर यार वेजेस किसी को पे करनी है, नहीं यार मैं ही काम कर रहा था, ये भी मेरा ही है, ठीक है। कैपिटल पैसा भी मेरा ही था, मेरा ही है, बट तुमने क्या किया, तुमने उसको 4 में डिवाइड कर दिया। एस्टिमेट, एस्टिमेट हम वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एक्चुअली, तुम मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ये वाली अमाउंट को एडजस्ट करते हो, ठीक है बच्चा, सलोनी क्लियर है। अब देखो ये वाला पॉइंट मैं करवा रही थी, इंटरेस्ट पेड फॉर कंजम्पशन पर्पस, ये क्या है? मुझे लगी है बहुत सारी भूख, ठीक है, तुम बैठे थे मेरे सामने, मैंने तुम्हें बोला कि यार जरा मुझे पैसे देना, मैं अपना वॉलेट ना घर पे भूल आई हूँ, प्लीज मुझे पैसे देना, मुझे कुछ खाना पीना है, ठीक है। तुमने मेरे को 500 रुपये दे दिए, ओके, मतलब मैंने लोन ले लिया तुम्हारे से, ठीक है।
मैंने अगले दिन तुम्हें जो दिया, ओके, अगले दिन जो तुम्हें दिया 600 रुपए वापस किए। तुमने मेरे को कितना दिया? तुमने मेरे को दिए 500, मैंने तुम्हें दिए, मेरे पास इनकमिंग हुई 500 की, आउटगोइंग हुई 600 की। तो ये जो 100 रुपए मैंने तुम्हें पे किए ना, वो एक तरीके से इंटरेस्ट पे किया था कि चल यार तूने मेरे को 500 रुपए दिए थे, कल मेरे को भूख लग रही थी, मैं ना तेरे को 100 रुपए दे रहा हूं। अब पॉइंट आता है कि ये जो 100 रुपए मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दिया है, क्या ये भी यहां पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ये 100 रुपए, ये 500 रुपए पे मैं तुम्हें पे कर रही हूं। मैम इतना इंटरेस्ट कहीं नहीं होता यार, मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूं, दिल पे नहीं लेनी, ठीक है, तुम्हें पॉइंट समझाना होता है। देन 500 रुपए पे मैंने तुम्हें 100 रुपए इंटरेस्ट दिया। ये 500 मैंने किस पर्पस के लिए यूज किया था? क्या मैंने इस 500 को तुमसे लेके कहीं कुछ प्रोडक्शन की थी? ना, मैं तो खाने पीने में लगा के आई हूं। इट मीन्स देश में तो कुछ इस 500 का कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा मैं कंजम्पशन कर गई, है ना। ये 500 से मैंने कुछ भी प्रोड्यूस ही नहीं किया, आगे फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस बढ़ा ही नहीं। आई वॉन्ट ऐसा फैक्टर जो फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस को बढ़ाए, लेकिन इससे तो कुछ हुआ नहीं। तो जो इंटरेस्ट तुम कंजम्पशन पर्पस के लिए पे करते हो, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड हेयर। ओनली इंटरेस्ट पेड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस विल बी इंक्लूडेड हेयर। क्लियर? ठीक है। चौथी बाइफर्केशन है प्रॉफिट्स। अब ये है एंटरप्रेन्योर की, ठीक है जी, लेकिन ये भी आपको कई बार तोड़ के दी हो सकती है। प्रॉफिट के ऊपर आप क्या क्या पे करते हो? देखो, प्रॉफिट के ऊपर सबसे पहले आप डिविडेंड पे करोगे शेयर होल्डर्स को, ओके। उसके बाद आप टैक्स पे करोगे विच इज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होना जरूरी है, इट इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन योर इनकम। कॉर्पोरेट टैक्स इज लेविड ऑन कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट पे लेवी होता है। तो आपको अगर वहां पे कई बार लिखा होगा कोई और तरीके का टैक्स लिखा होगा, तो वो नहीं लेना है, जरूरी है कंपनी वाला टैक्स हो, ठीक है, क्योंकि वही हम कंपनी के प्रॉफिट में से पे करते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकता है। ये वर्ड के बड़े सारे नाम हैं, या तो रिटेन्ड अर्निंग होएगा, या रिजर्व होएगा, या कॉर्पोरेट सेविंग होएगा, ठीक है, रिजर्व्स होएगा, कॉर्पोरेट सेविंग्स होएगा, ठीक है। तो इसके बड़े सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन एंड में हमारा मुद्दा यह है कि हमें सेविंग्स चाहिए कि हमारे कंपनी में कितनी हुई। सिंपल ये बोल रहा है कि प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट कई बार तो आपको एज इट इज दिया होगा, ठीक है मैम। अगर एज इट इज नहीं दिया हो तो ये आपको 3 बाइफर्केशंस करके दी होंगी, ऐड करना और प्रॉफिट निकाल देना। अगर प्रॉफिट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया, उसको फटाफट से काट दो, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट ही पता है, हमें बाकियों की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके। इसमें सिंपल यही था। एंड द लास्ट, देखो ये जो भी हमने 4 तरीके किए हैं, सीओई कवर किया है, रेंट रॉयल्टी किया है, इंटरेस्ट किया है, प्रॉफिट किया है, यार ये तब पॉसिबल है अगर तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है और तुम्हें ये बाइफर्केशन करनी आती है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो ये पता ही नहीं है कि ये 4 फैक्टर होते हैं, या जैसे अगर हम कहीं छोटे मोटे कोई वेंडर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हैं जो खुद ही सारा पैसा लगाते हैं, खुद ही सारा काम करते हैं, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा हेड बनाया है जो ये बाकी 4 फैक्टर्स में नहीं आते हैं। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। मतलब खुद के ही एम्प्लॉय हैं, खुद के, मैं अपने लिए ही काम कर रही हूँ, किसी के अंडर काम नहीं कर रही हूँ। तो ये जो मैंने अभी तुम्हें 1000 रुपए वाली एग्जाम्पल दी थी ना, वो इसमें कवर होती है। 1000 रुपए मैंने कमाए, देना किसी को कुछ नहीं, लेकिन उसमें से हम क्या करेंगे, अगर तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज पूरे का पूरा 1000 एक साथ यहाँ पे आ जाएगा। अगर तोड़ सकते हो तो 250, 250, 250, 250 4 में, अगर तोड़ नहीं सकते हो तो 1000 इकट्ठा होके मिक्स्ड इनकम में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? ठीक है, 5 हो गए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ओके मैम, अब आ जाओ आगे। भाई ये जो 3 है ना, कौन से मैम?
ये जो तीन है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, है ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये वाले, ये इन तीनों को ऐड करके एक बहुत अच्छा पॉइंट निकलता है। ये तीनों को ऐड करके निकलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए दिया होगा। अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल, अभी बताऊंगी क्यों इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाता है। ये ऑपरेटिंग सरप्लस अगर बोला होगा, इट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ रेंट वाली इनकम ऐड करनी है, इंटरेस्ट ऐड करना है और प्रॉफिट ऐड करना है, बस। या उल्टा, अगर आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो आपको ये तीनों अगर दिए भी हैं तो नहीं देखने हैं। क्यों? ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड दिस 3 टाइप्स ऑफ इनकम। मैम इसको ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों बोलते हैं? देखो, अब बहुत ध्यान देना, मैम इसको क्यों नहीं ऐड किया? किसको? सीओ को क्यों, सीओई को क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि इस सेगमेंट के कारण ये बाकी चीजों निकल रही हैं। जैसे कि हमारा कंपोनेंट है सीओई, हम कमा रहे हैं वेजेस, टीचर्स कमा रहे हैं सारे वेजेस, ठीक है। टीचर्स जब काम करते हैं तो आपसे क्या लेते हैं? फीसिस लेते हैं, ठीक है। किसकी वजह से फीस आई? फीस आई क्योंकि हम लोग आपको टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फीस है, इससे हमारा इंस्टीट्यूट का कौन कौन सा खर्चा निकलता होएगा? सबसे पहले सीओई ही निकलेगी, निकल गई। जो बाकी का बैलेंस होगा, क्या हम ये बोलेंगे कि मैम जितनी फीस ली दैट इज ओनली इक्वल टू सीओई? ऐसा कोई पागल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू सीओई। जैसे मैंने बोला आपसे 10,000 लिया और 10,000 ही हमें दे दिया, बाद में कुछ नहीं बचा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपसे सपोज करो 1 लाख रुपए फीस ली, हमें दिया 10,000 रुपया, बाकी बचा 90,000। अब ये 90,000 में से रेंट भी पे करना है, इस 90,000 में से इंटरेस्ट भी पे करना है और इस 90,000 में से प्रॉफिट भी लेके जाएंगे वो। ये 90,000 का जो सरप्लस आया, ये जो 90,000 का सरप्लस, ये क्यों आया? आप बोलोगे मैम लैंड भी तो थी, लैंड अपने आप थोड़ी काम कर सकती है, पैसा अपने आप थोड़ी काम कर सकता है, या ऑन्टरप्रन्योर का काम है बाकी फैक्टर्स को लगाना, खुद काम करना नहीं। मैं ये बोल रही हूं कि ये जो 90,000 का सरप्लस आया, दैट इज ड्यू टू दिस पार्ट, सीओई की वजह से। सीओई कौन कमाता है? लेबर कमाती है, लेबर काम कर रही है, इसकी वजह से कुछ सरप्लस आया और उस सरप्लस में से 3 आपको निकालनी होती है। मैम सीओई को क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि सीओई की वजह से तो सरप्लस आ रहा है, यू वांट सरप्लस। सीओई कारण है सरप्लस का। सीओई का फैक्टर जब काम करता है तो वो अपना भी इनकम निकालता है बीच में से और बाकी भी सरप्लस निकाल के देता है। इस वजह से जो बाकी के 3 एक्सपेंसेस हैं, जो बाकी के 3 पेमेंट्स है, उसको हम यहां पे मानते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस। लेबर ने ऑपरेट किया, लेबर ने काम किया, उसकी वजह से कुछ सरप्लस आया, तो उस सरप्लस में से कितना निकालना है? रेंट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। क्लियर हो गई बात? ओके है? यस और नो? ठीक है। तो इसलिए हम सीओई को ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि सीओई की वजह से हमारा सरप्लस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। अब लास्ट पॉइंट इस मेथड के लिए वो ये है कि इनकम मेथड से जो आपका एग्रीगेट निकल के आएगा दैट विल बी एनएनपीएफसी। अब ये क्यों मैम एनएनपीएफसी क्यों? चलिए अभी देख लेते हैं। ये है जी आपकी फैक्ट्री, ये है जी आपकी मार्केट, ओके। और यहाँ पे सपोज करो हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट प्राइस से, क्योंकि हमने कल मार्केट प्राइस से ही लिया था। हमने ये देखना है कि वाई इट इज नॉट एट एफसी, वाई इट इज नॉट एट ग्रॉस, ये देखना है हम लोगों को। मैंने एनएनपी लिख दिया क्या? एनडीपी, सॉरी, डोमेस्टिक का ही एग्रीगेट निकलेगा, इट विल बी एनडीपीएफसी। ठीक है मैम। अब देखो
सपोज करते हैं कि यहाँ पे 120 की मार्केट प्राइस आई, NIT था 20 का, गुड बन के आया 100 का, और ये वाले 100 में रॉ मटेरियल का खर्चा, फैक्टर्स का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा सब निकालना है। ध्यान से सुनो, मुझे सिर्फ जो पार्ट चाहिए वो ये वाला चाहिए, क्योंकि अभी आप फैक्टर इनकम मेथड लगा रहे हो, ठीक है। तुम बोलो कि मैम आप ना 120 को ही कर दो, 120 को ही कर दो, GDP MP ही निकाल लो यहां से। क्यों? तुमने जो 4 चीजों को ऐड किया है वो सिर्फ ये वाली एडिशन की है, ये वाले फैक्टर के हिस्से को ऐड किया है। यस और नो? यस मैम। तुमने किया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, है ना, तो वो सिर्फ ये वाला हिस्सा है। तुमने क्या किया होगा यहां तक पहुंचने के लिए? सबसे पहले तुमने निकाली मार्केट प्राइस जो कि 120 है, इसमें से सबसे पहले तुमने माइनस किया होएगा 20 को। क्यों? ये 20 थोड़ी फैक्टर को जाने। या एक और चीज समझो, मेरे पास आए 120 रुपए, किसी प्रोडक्ट को बेच के 120 आए, उस 120 में से मेरे को सबसे पहले टैक्स पे करना होगा। मैं ऐसा करूंगी क्या? 120 आए, लैंड को दे दिया, 120 को ही अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ना, 120 को ही 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 30 30 30 30, अगर आप बोलो तो ठीक है, तो ये गलत है। क्यों? 120 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो बाकी के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? मैंने ना लैंड पे रेंट दे दिया 30, मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया 30, मैंने प्रॉफिट दे दिया, मैंने जो भी वेजेस वगैरह देनी थी दे दी, और फिर ना मैं वेजेस वाले बंदे को बुला रही हूँ, यार जरा आना, टैक्स पे करना रह गया, देना जरा सैलरी वापस, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी रहेगी, रॉ मटेरियल का खर्चा तो भाई मैंने निकाला ही नहीं, मैंने ना तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए, प्लीज मुझे देना जरा। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपको फैक्टर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये करने से पहले आप पहले एक्सपेंसेस निकालोगे, वरना सब कुछ तो मैनेजमेंट पे पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम 120 में से 20 माइनस करेंगे, मतलब हम ये 100 पे आएंगे। ये आ गए हम FC पे। 100 में से पहले मैंने रॉ मटेरियल का खर्चा निकालना है, चलो इसको भी 20 ही मान लेते हैं, ठीक है। 20 रॉ मटेरियल का खर्चा निकाला, 80 बचा। अब आप लोग बोलते हो मैम 80 को ही डिस्ट्रीब्यूट करो, डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करनी? डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करनी? हाँ कर देते हैं, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना। 80 को ही अगर तुम बोलो ना कि मैम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो उससे क्या होगा मैं करके दिखाती हूँ। 4 फैक्टर्स को 20 20 20 20 दे दिए, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की। पता अब क्या होगा? ये वाला बंदा अपने घर चला जाएगा, ये वाला अपना घर चले जाएगा, ये वाला चला, ये फंस जाएगा, ये जो एंड वाला एंटरप्रेन्योर वाला बंदा है ना, ये फंस जाएगा। क्यों? ये जो डेप्रिसिएशन का पार्ट होएगा ना 20 का, इसको अपने हिस्से में से पे करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? नो। तो 80 में से पहले 20 माइनस होगा, 60 पे आओगे, देन इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फैक्टर्स। इट मीन्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, फैक्टर तक पहुंचना है, इनकम तक पहुंचना है, तुमने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले तुम अपने पहले सारे एक्सपेंसेस निकालोगे ना, चाहे वो टैक्स का, चाहे वो डेप्रिसिएशन का, चाहे वो कहां पे है, चाहे वो डेप्रिसिएशन का या रॉ मटेरियल का। बात समझ में आई? दैट्स वाई ये वाला जो एग्रीगेट हमेशा निकल के आता है, दैट इज NDPFC। डीपी का तो कोई रौला ही नहीं है, डीपी तो हमें पता ही है कि डोमेस्टिक है। N इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करके ही डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी। FC इसलिए क्योंकि टैक्सेस और सब्सिडीज को भी निकालना पड़ेगा। एक इसको और कारण बताती हूं, जो तुमने ये फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फैक्ट्री के अंदर करना है, तो तुम्हें पहले फैक्टर कॉस्ट पे आना पड़ेगा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? सो दिस इज इट फॉर इनकम मेथड। प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क, ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, यहां पे लिख रही हूं 5th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 14 and 24. These 4 questions are your homework.
विच आर रिलेटेड विद इनकम मेथड। ओके, प्लीज इन 4 क्वेश्चंस को करके आइएगा। पहले हम ये 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन विल डू एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।